Bismillahirrahmanirrahim. Welcome guys to my YouTube channel. We have started the third chapter of biology, that is about cell and subcellular organelle. Today we will start about our eighth lecture, that is about endoplasmic reticulum. In this chapter we will discuss the types, the structure and the function of endoplasmic reticulum. So let's begin the video. सबसे पहले हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की इंट्रोडक्शन की बात करें तो हम कहते हैं ये एक नेटवर्क है, ठीक है, एक जाल है। जितनी भी फ्लैटेंड सैक्स मीन थैलियाँ, ठीक है, फ्लैटेंड मीन चिपकी हुई सी थैलियों का एक जाल सा बनता है जिसमें ट्यूब्स, ब्रांचिंग ट्यूब्स होती है, यानी कि एक साइड से एक जा रही है, दूसरी से दूसरी जा रही है, और ये एक्सटेंड करेगा साइटोप्लाज्म से लेके न्यूक्लियर सेल तक, ठीक है, यानी कि न्यूक्लियर इन्वेलप तक, जितने का जितना सेल का पार्ट है न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर बाहर तक और साइटोप्लाज्म के अंदर तक, उस सारे एरिया में अंदर जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये प्रेजेंट होगा। इन सैक्स या ट्यूब्यूल्स की बात करें तो इनको जो है वो सिस्टर्नी का वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है, और सिस्टर्ना जो है वो सिंगुलर के लिए, अगर ज़्यादा की बात करें तो सिस्टर्नी का वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है। इनकी बात करें तो ये एक सेल है हमारे पास, ठीक है, ये उसके अंदर न्यूक्लियस है, और ये जो सारे का सारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ये ग्रीन कलर में ये जो है इसने ऑक्यूपाई किया हुआ है। की फीचर्स की बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। अगर हम की फीचर्स की बात करें तो हम कहते हैं ये इंटरकनेक्टेड जो है वो लेयर से मिलकर जो है वो बना होता है, सिंगल लेयर से मिलकर बनाता है, जो आपस में एक दूसरे से कन्वोलेटेड होती है, बल्क खाए होते हैं, या वो जो है इंटरकनेक्टेड होती हैं, ल्यूमन होते हैं, जिसको सिस्टर्नी स्पेस बोला जाता है। दोबारा से इस पॉइंट को देखें कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो सिस्टर्नी से मिलकर बना होता है, जो कि इंटरकनेक्ट होके एक लार्ज मेम्ब्रेन बना देती हैं, ठीक है, और जो वो मेम्ब्रेन होती है ल्यूमन बना देती हैं एक लार्ज सा, जब आपस में मिलती हैं तो एक ल्यूमन, एक मटेरियल सा बना देती हैं जो कि कन्वोलेटेड ल्यूमन होता है, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा एक सिंगल होता है और लार्ज होता है। इन सिस्टर्नी स्पेस की बात करें तो टोटल सेल वॉल्यूम से 10% जो है ये ज़्यादा होती हैं। सिस्टर्नी की बात करें, सिस्टर्नी भी जो है वो डबल लेयर न्यूक्लियर एनवेलप से जो है वो कनेक्ट हुई होती है, उसका कनेक्शन जो है वो उससे भी होता है। तो जो ER होता है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के दरमियान जो है ये रिलेशनशिप बताता है, जिसके अंदर जो है, और इसका फंक्शन क्या है कि ये फैसिलिटेट करेगा मैन्युफैक्चरिंग को, फॉर्मेशन को, प्रोसेस करेगा और ट्रांसपोर्ट को जो है वो मेंटेन रखेगा इनसाइड और द आउटसाइड ऑफ द सेल, ठीक है। ये इसके जो थे ये की पॉइंट्स थे। ये इसकी डायग्राम है। जब हम देखते हैं ये न्यूक्लियर एनवेलप है, तो ये सिस्टर्नी स्पेस है जो कि ल्यूमेन एक बना रहे हैं, ये ल्यूमेन है, कर्विलेटेड ल्यूमेन, ठीक है, ये एक ल्यूमेन है, मतलब ये जो अंदर सैक्स बनी हुई हैं ये सारी, और ये जो है ये पोर्स हैं जो इसके ऊपर, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जो है वो शो कर रहे हैं कि इसकी जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं होती। टाइप्स की बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होती है स्मूथ। रफ की बात करते हैं तो ये वो होते हैं जो राइबोसोम से मिलकर जो है वो बने होते हैं, जिनके ऊपर राइबोसोम की प्रेजेंस होती है। तो राइबोसोम्स को हमने पहले भी डिस्कस किया कि उनका फंक्शन ये होता है प्रोटीन सेंसिस, तो रफ एंडोप्लाज्मिक जो है वो प्रोटीन सेंसिस में इन्वॉल्व होती है, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो इनके पास राइबोसोम नहीं होते, और इनकी जो बॉडी है वो लिपिड सिंथेसिस में या डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में जो है वो हेल्पफुल होती है। तो ये जो है ये इनके टाइप्स है और इनके इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। फिर हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियर एनवेलप का आपस में कनेक्शन। हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि न्यूक्लियर एनवेलप दो मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है, जिसको पेरी न्यूक्लियर स्पेस जो है वो बोला जाता है, जहाँ पे जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है, ये जो फिजिकल जब भी इनका आपस में कनेक्शन होता है, जो ल्यूमिन होता है उनकी स्पेस जो होती है इसकी, और जो स्पेस होती है दोनों की, वो आपस में एक सिंगल कंपार्टमेंट बना देती है, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर एनवेलप के दरमियान जो स्पेस है और जो ल्यूमिन के दरमियान स्पेस है वो आपस में मिलती है और एक ही जगह बना देती है, ठीक है, सिंगल कंपार्टमेंट बना देती है। इस तरह वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस से इन्फॉर्मेशन जो है वो एफिशिएंट वे में जो है वो पास हो सकती है, क्योंकि एक सिंगल कम्युनिटी या सिंगल कंपार्टमेंट के तौर पर जो है ये रह रहे होते हैं। फिर हम डिस्कस करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। जब हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, हम सबसे पहले बात करते हैं इसकी अपीयरेंस की कि नज़र कैसा आता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सारे का सारा राइबोसोम से मिलके
होता है राइबोसोम ने उसको जो है वो कवर किया होता है। अब राइबोसोम ने जब उसको कवर किया तो उसके ऊपर स्मूथनेस तो आएगी नहीं, क्योंकि राइबोसोम प्रेजेंट है, तो उसकी सरफेस है वो बम्पी हो जाती है, यानी कि ऐसे उभाड़ से आ जाते हैं। जब हम उसे टच करते हैं तो छोटे छोटे जो बम्पी मीन जैसे हम किसी भी चीज़ को टच करते हैं तो छोटे छोटे अगर हमें उभाड़ से नज़र आते हैं तो वो बम्पी सरफेस होती है। स्मूथ मीन जिसपे हमारा हैंड जो है वो स्मूथली मूव कर सके। तो राइबोसोम की वजह से इसकी जो है ये बम्पी अपीयरेंस हो, इस वजह से इसको रफ का नाम दिया गया है। ठीक है, फंक्शन की बात करते हैं तो इसका जो फंक्शन होता है वो मेनली जो है, अब ये राइबोसोम इसके ऊपर प्रेजेंट है तो इसका फंक्शन भी प्रोटीन सेंसिस होगा कि ये प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, प्रोसेसिंग में हेल्प करेगा। जब से ही इसने प्रोटीन की प्रोसेसिंग करनी होती है तो ये क्या करता है, कुछ और केमिकल्स जो है वो प्रोटीन के साथ जो है वो ऐड करता जाता है। ठीक है, तो बाद में ऐड करने के बाद जो है जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये ट्रांसपोर्ट कर देते हैं उन प्रोटीन्स को उन एरियाज़ को जहाँ पे उनकी ज़रूरत होती है। जहाँ पे फिर पहले उनको शुगर बनाता है, फिर उनके साथ शुगर ऐड करेगा, फिर जो है वो उनको ट्रांसफ़र कर देगा उन एरिया में जहाँ पे जो है वो उनकी ज़रूरत होती है, या उनको गोल्गी एपरेटस के पास भेज देगा ताकि वो इसमें फर्दर प्रोसेसिंग या मॉडिफिकेशन कर सकें। ये हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ से पॉलीपेप्टाइड से जो है वो मैसेज है, तो ये जो है ये एक पॉलीपेप्टाइड जो है ये रिलीज़ करके यानी प्रोटीन एक बना के रिलीज़ की। फिर बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की, तो ये कार्बोहाइड्रेट उसने शुगर के साथ उसे मोडिफाई कर दिया। ये करने के बाद वो एक वेजिकल की फॉर्म में इसको रिलीज़ कर देगा, और ये फिर जो सिक्रीटरी प्रोटीन होते हैं ये ट्रांसपोर्ट वेजिकल में पैक है। अब या तो ये वर्किंग करे या इसने जाना है गोल्गी एपरेटस के पास ताकि उसमें फर्दर चेंजेस करना चाहता है तो कर ले। फिर हम बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। स्मूथ की बात करें तो इनकी सरफेस जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्मूथ होती है, क्योंकि इनकी सरफेस के ऊपर कोई भी जो होते हैं वो राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते। जब हम इसका रफ के साथ अगर कंपैरिजन करें तो हम देखते हैं कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसकी निस्बत जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो ज़्यादा एक्सटेंड होता है, ज़्यादा रेशियोज़ की होती है। तो हम कहते हैं जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लेस एक्सटेंसिव है, वो इतना ज़्यादा फैला नहीं है। लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव होता है उन सेल्स में जहाँ पे लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म जो है वो हो रहे होते हैं, या जहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो हो रही होनी है लिवर के अंदर। ठीक है, लाइक ये ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, ये लिवर के अंदर प्रेजेंट है, लिपिड्स जहाँ पे हो रहे हैं प्रोसेस, उन सब एरिया में ये ज़्यादा एक्सटेंसिव है। लेकिन नॉर्मली अगर हम ओवरऑल नॉर्मल सेल की बात करें तो जो है वो रफ एंडोप्लाज्म जो है वो ज़्यादा एक्सटेंसिव है। अब हम इसके जो है वो फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। फंक्शन में इसका फर्स्ट फंक्शन है कि ये लिपिड्स की सेंसिस करता है, उसकी प्रोडक्शन करेगा। कार्बोहाइड्रेट्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स की जो है वो उनको जो है वो मेटाबोलाइज करेगा या उनको जो है वो ट्रांसपोर्ट करेगा। डिटॉक्सिफिकेशन करेगा किसी भी ड्रग का, हार्मफुल सब्सटेंस का या पॉइजन का। फिर स्टोरेज में भी ये हेल्प करेगा। ठीक है, स्टोरेज में और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म की रेगुलेशन में हेल्प करेगा। मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन में कैसे कि ये मसल सेल से जो है वो कैल्शियम जो है उसको रिलीज़ करेगा और इस तरह जो है वो कॉन्ट्रैक्शन की वजह बनेगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर, होप यू विल गेट इट। इफ यू फाइंड एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।